So, a very warm welcome to all of you over a very profound platform that is Law Arts Academy. So, my dear aspirants and students, this is your teacher, Advocate Samila Ding, with our uh, new video, and that is actually associated and regarding our topic. फंडामेंटल राइट्स सो यहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स की जो फीचर्स हमने अभी तक लास्ट वीडियोस में जो अभी तक हमारी चला है इंडियन पॉलिटी की आप ले लीजिए जो भी हमने टॉपिक अभी तक उसमें वीडियोस में जितना भी हमने किया हुआ है यहाँ पे जो ये टॉपिक है नेक्स्ट वाला जो है वो है कि फंडामेंटल राइट्स अब ये शायद हमारा फीचर शायद सेकंड है फर्स्ट मैंने करवाया हुआ है अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया होगा आप देख लेना फर्स्ट है कि सेकंड है मैंने मुझे लगता है हमने हमने पढ़ा हुआ है इसमें फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड ठीक है देखिए यहाँ पे एक चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि मैं बार बार इसी चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ कि आपको फीचर्स को अच्छे से समझना है देखिए मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज़ नॉट दैट मच ईजी कि इतना आसान नहीं है कि कोई भी बुक उठा के पर्सन आता है और पढ़ाता है आपको इंडियन पॉलिटी देखिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने पहले ही कहा कि एक लीगल लैंग्वेज में इसको बनाया गया है ड्राफ्ट किया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमारा है ये इतना आसान नहीं है मैं अगर बात करूं आर्टिकल 14 की आर्टिकल 14 ही हमें तो दिखता है जब हम बुक लेते हैं उसको पढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि बहुत छोटा सा है और टीचर बच्चों को समझा देता है और बच्चे भी उसको पढ़ के बोलते हैं ठीक है वो हो गया है बहुत सफिशिएंट है अब देखिए दैट इज मतलब उनको लगता है कि दैट इज सुफाइस फॉर द एग्जाम्स एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लूँ जैसे मैंने आर्टिकल 14 की बात की आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन में तो थोड़ा सा दिया हुआ है और थोड़ा दिया होगा बड़ा भी ज़्यादा नहीं मगर उसके अंदर जो उसका हिडन इंटरप्रिटेशन इतना ज़्यादा वास्ट है इतना ज़्यादा जो है जाइगेंटिक है कि बहुत मुश्किल होता है उसको हिडन वाले इंटरप्रिटेशन को निकाल के बच्चों के सामने लाना और उसको समझाना पहले तो खुद ही आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर कौन सा हिडन मीनिंग है और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी ऑनरेबल जजेस हमारे जितने भी ऑनरेबल कोर्ट्स है वो हमेशा आए दिन जो है पर्टिकुलर आर्टिकल्स के ऊपर कोई ना कोई जो है लैंडमार्क जजमेंट्स देते रहते हैं हिस्टोरिकली भी पहले भी दिए हुए हैं अभी तक भी चलते हैं चल रही हैं और वो हमेशा किसी ना किसी आर्टिकल को पर्टिकुलर आर्टिकल को उसके स्कोप को डिफाइन करते हैं और इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना मुश्किल है एक आम इंसान के लिए इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया को समझना उसको इंटरप्रेट करना सो एटलीस्ट इसमें आपका खुद का स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों को लगता है फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल को रट दिया याद कर दिया या बाकी टीचर्स को लगता है कि समझा दिया हो गया फिनिश ऐसा नहीं होता कि एक एक हिडन मीनिंग है और उसका इंटरप्रिटेशन इतना वास्ट है कि इम्पॉसिबल हो जाता है एक्चुअल में आपको पूरा वो समझाने में बहुत मुश्किल हो जाता है तो मैंने वही कहा आप ले लीजिए बहुत सारी ऐसी लैंडमार्क जजमेंट्स है और रिसेंटली भी है और पुरानी भी है आर्टिकल 14 के ऊपर ही ऐसी जजमेंट्स है जिन जो ऑनरेबल जजेस चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हो या कंसर्न हाई कोर्ट्स के हो तो वहाँ पे आप देखिए उसके मीनिंग को जो है उन्होंने हर एक जजेस ने कितना ज़्यादा जो है उसका हिडन इंटरप्रिटेशन किया हुआ है हर वक्त और होता रहेगा सो उसको एक्सप्लेन करना उसको समझाना बहुत मुश्किल है एक आम इंसान के लिए और बहुत मुश्किल है इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको इजी मत लीजिए कि इंडियन पॉलिटी बहुत आसान है हमने उसको रूट मेमोराइज किया हो गया काम बहुत मुश्किल है आपका खुद का इसमें स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैंने यहाँ पे देखा हुआ है कि थोड़ा सा दैट इज एक्चुअली अ वेरी वाउफुल थिंग कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंडियन पॉलिटी के आर्टिकल्स को रट दिया समझा दिया ये होता है स्टेट डिनाई करता है डिस्क्रिमिनेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है बस वो जो बुक में लिखा है सारा बच्चों को समझा दिया बट नहीं आपका जब हिडन मीनिंग बच्चे को पूरी तरह से आप समझा नहीं पाते हैं जब उसकी एक्चुअल मीनिंग को आप नहीं समझ पा रहे हैं पूरी तरह से उसका कितना हिडन मीनिंग उनको लगता है एक लाइन में लिखा है देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जिन चीजों के ऊपर साइलेंट है बट वो जो साइलेंट है वो एक इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन बन जाता है साइलेंट जिन चीजों के ऊपर है वहां इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन बन जाता है तो ये मैं पक्का जरूर मैं श्योरली जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड पे आएंगे श्योरली इसके ऊपर मैं ये है अब बताऊंगा और भी चीजें ऐड करूंगा सो मेरे कहने का यहाँ पे मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे ये है कि इतना आसान नहीं है
तो इसलिए थोड़ा सा आपको भी सीरियस होना पड़ेगा। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले, लेट्स मूव ऑन। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। देखिए यहाँ पे एक चीज है एब्सोल्यूट, यू शुड हैव टू comprehend द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जहां पे आपके ऊपर कोई एक्चुअली लिमिट्स नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, टोटली एब्सोल्यूट मींस एब्सोल्यूटिज्म की बात अगर हम करें तो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स आर एक्चुअली सब्जेक्ट टू सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस और एब्सोल्यूट नहीं है। अब कैसे एब्सोल्यूट नहीं है, यहां पे देखिए, जैसे ये कहता है कि अगर हम पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक में, हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब भी सम सॉर्ट ऑफ नेशनल कंटीजेंसीज, देखिए बिल्कुल प्रेसिडेंट का, हम भी जब हम प्रेसिडेंट के टॉपिक को पढ़ेंगे उसमें हम ये चीज पढ़ेंगे कि व्हाई देयर वाज अ नीड फेल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन वी हैव एक्चुअली a prime ministerial form of government or we can say parliamentary form of government, then why हमारे constitution ने post president का post क्यों रखा? Because some sort of contingencies जो है future में rise हो सकती है, उस possibility के लिए उन्होंने president of India का post रखा। और that was being actually vested and possessed with some huge and with some very discretionary powers and with some very indispensable powers as far as Indian constitution is concerned. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इमरजेंसी वाले टॉपिक को हम श्योरली पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो सस्पेंड कर सकता है जो है, जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि कौन से राइट्स हमारे सस्पेंड हो सकते हैं, आपने ध्यान में रखना है। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूंगा क्योंकि ये वीडियोस एक और पार्ट में आएगा। ये जो फीचर है, देखिए मेरी कोशिश यही है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। देखिए मैंने वही कहा कि आप पे डिपेंड है, आप का एग्जाम का लेवल जैसा है आप उतना उतना पढ़िए, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आर्टिकल 21 और 20 को अगर हम देखें वो सस्पेंड नहीं किए जा सकते, एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। बट यहाँ पे कहता है कि इसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं हम, अपने आने वाली वीडियोस में 21 और 20 को हम पढ़ेंगे, श्योरली पढ़ेंगे। और दूसरा कहता है कि इसका मतलब है, ये ध्यान में रखिए कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कोई भी प्रीलिम का एग्जाम हो जिन बच्चों के लिए, एसएसबी के लिए या पीएससी के लिए, तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हमने पढ़ा कि वो सस्पेंड हो सकते हैं इमरजेंसी के टाइम में, ठीक है, समझ आ गई बात। दूसरा कहता है सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, कौन से आर्टिकल्स 21 और 20, ठीक। उसके बाद ये कहता है कि आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो सकता है, वो भी सस्पेंड हो सकता है, बट वहां पे क्या है कि जब नेशनल इमरजेंसी होगा, ओके फाइन, बट नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, आई एम रिपीटिंग, नेशनल इमरजेंसी जो है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, उस टाइम पे आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है। आपने ध्यान में रखना है, ओनली यहां पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। यहां पे मैं पॉज ले लेता हूं कुछ सेकंड का, आप इसको प्लीज सेव कर दीजिए क्योंकि मैं अब यहाँ पे कुछ लिखूंगा, ठीक है, तो आप प्लीज इसको सेव कीजिए। ओके, सो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है, ये जो यहाँ पे ओनली का मेंशन है, यहाँ पे बहुत जगहों पे आपको आप देखोगे कि आर्टिकल, अगर हम देखें जो डिस्क्रिमिनेशन वाला आर्टिकल है, जो डिस्क्रिमिनेशन को टोटली जो है प्रोहिबिट करता है, वहां पे हम देखते हैं वहां पे भी ओनली का मेंशन है। देखिए व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द लैंग्वेज ऑफ और ईच एंड एवरी आर्टिकल, आपको उसको माइंड में रखना, फिर उसके बाद इंटरप्रेट करना है, ब्रेक करना है, फिर आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कि आर्टिकल एक्चुअली क्या कह रहा है। ओनली का यहाँ पे मेंशन है, इसका मतलब है कि अदर देन दिस ग्राउंड जो है हमारा आर्टिकल जो है 19 सस्पेंड नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब ये है ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। तो हमें पता है कि जब हम इमरजेंसी के, मैंने आपको कहा हम टॉपिक पे आएंगे तब इसमें डिटेल में जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये कहता है कि जब भी कोई, जैसे कोई एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी है हमारी इंडिया की अगर खतरे में होती है, किसी तरह का भी कोई अटैक इन्वेजन होता है, तो उस टाइम पे आर्टिकल 19 जो है इस ग्राउंड पे आपको सस्पेंड किया जा सकता है, आर्टिकल 19 को सॉरी सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि अब देखिए कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे,
ये कहता है यहाँ पे कि आर्टिकल अंडर आर्टिकल 34, क्योंकि आर्टिकल 34 जो है, देखिए इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे श्योरली। अभी जस्ट आपको ये वाले हेडिंग जो मैंने बताया कि एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट नहीं है सॉरी, और क्वालिफाइड है, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो कहता है 34 मोस्टली क्या कहता है, वो मार्शल लॉ की बात करता है, और उस टाइम सारा मिलिट्री के अंदर होता है, तो उस टाइम में भी आपके राइट्स जो है सस्पेंड किए जा सकते हैं, आप उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते, इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ फंडामेंटल राइट्स की एक किस्म की क्या कह सकती है, एक किस्म का आप ले लीजिए कि उनके ऊपर जो है थोड़ा कंट्रोल करता है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा कि फंडामेंटल राइट्स हमसे कोई छीन नहीं सकता, तो उस हिसाब से जब हम इसको पढ़ते तो ये तो एक एक्सेप्शन है। हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स दुनिया में कोई भी ताकत है पार्लियामेंट भी नहीं छीन सकती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, हमने अभी तक अपने सॉरी लास्ट वाले लेक्चर में इसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट किया। तो वहां पे आपने इसी चीज को ध्यान में रखना है कि भाई ठीक है, मगर अगर ये वाला ग्राउंड होगा तो हो सकता है, तो इसका मतलब ये है ये कुछ एक्सेप्शंस है, बट उसके अलावा और भी कुछ एक्चुअली एक्सेप्शंस है, वो बाकी वीडियोस में पढ़ेंगे। अब ये बात तो हमें समझ आ गई। उसके बाद साथ में ये भी कहता है कि भाई अमेंड भी हो सकता है, और हम सभी जानते हैं कि अमेंड भी हो सकता है, बट अमेंड करने का तरीका जो है ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इसके ऊपर भी एक अलग से आपका टॉपिक है, फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम नेशनल इमरजेंसी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम प्रेजेंट ऑफ पावर्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम जस्ट फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक टॉपिक है, आपको पढ़ना है। देखिए बहुत ज़रूरी है, आपका थोड़ा बहुत बेसिक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको बेसिक स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा, आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला है। जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी, प्रेजेंट क्या है इंडिया का, फॉर्म क्या है गवर्नेंस का, किस तरह से फेडरलिज्म है कि या यूनिटरी है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ना नहीं है। तो आप इसको नहीं छेड़ेंगे, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब यहां पे ये कहता है कि ये तो ठीक है, हमें ये समझ आ गया थोड़ा थोड़ा। अब ये कहता है कि कुछ आर्टिकल्स जो है वो एब्सोल्यूट है। अब वो कौन से, वो यहां पे मैंने मेंशन किए हैं कि आर्टिकल 17 और आर्टिकल 25, कि अनटचेबिलिटी में, अनटचेबिलिटी जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, एबॉलिश उसको करना, आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, उसमें कोई कर्टेलमेंट, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, वो एब्सोल्यूट है। उसके साथ चाहे कोई भी किसी की तरह की कंटीजेंसीज हो, किसी भी तरह की कंडीशंस हो, आप इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। रिलीजन वाला आर्टिकल 25 है, इसके साथ भी आप छेड़खानी नहीं कर सकते। तो ये चीज जो है इनको एब्सोल्यूट राइट बनाती है, क्योंकि इनमें जो है, आपने एक चीज देखी होगी कि ये जो है ऐसे राइट्स है कि जिनका मिसयूज नहीं हो सकता। और इसका मतलब यह है कि यहां पे आपने एक चीज समझनी है, जो इस वाले हम में समझेंगे कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अब मैं असली मेन टॉपिक पे आऊंगा। मेन टॉपिक क्या है कि हम हमेशा बात करते हैं इंडिविजुअल राइट्स की, हम हमेशा बात करते हैं इंडिविजुअल राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सोसाइटी एज अ होल की राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक बड़ा, हमेशा एक ऐसा टॉपिक रहता है जिसके ऊपर हर किसी का एक अलग अलग व्यू है, डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल ऑफ थॉट ही और शी बिलोंग्स। जिस भी स्कूल ऑफ थॉट से वो बिलोंग करता है, उस हिसाब का उसका अपना एनोटेशन, अपना व्यू, अपना होगा, ओपिनियन होगा। मगर एक जर्नल अगर हम परसेप्शन देखें, तो हमेशा किस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है, as far as democratic countries, a democratic structure is concerned, as far as a welfare state is concerned, rather than a police state that is totally against a welfare state, opposite of welfare state। यहाँ पे हमेशा जो प्रेफरेंस है वो सोसाइटी के एज अ होल, उसके इंटरेस्ट को दी जाती है ज्यादा। जो ध्यान, जो ज्यादा फोकस किया जाता है वो किसको किया जाता है, वो सोशल कंट्रोल को किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि एजेंसीज फॉर सोशल कंट्रोल, सोसाइटी में सोशल कंट्रोल, जो डेलिक्वेंट बिहेवियर है, जो नॉर्म्स है, उनको प्रमोट करने के लिए, उन नॉर्म्स को, डेलिक्वेंट बिहेवियर को रोकने के लिए, सोसाइटी में क्यास ना हो, डिसऑर्डर ना हो, सोसाइटी स्मूथली फंक्शन करे, उसके लिए एक एजेंसीज होती है, एक सोशल कंट्रोल बनता है। वो आपका एग्जिस्टिंग लॉ भी हो सकता है, आपका पॉजिटिव लॉ भी हो सकता है,
बहुत सारी चीजें हैं जो सोसाइटी में सोशल कंट्रोल को करती है, हमारे डेलिक्वेंट बिहेवियर के ऊपर जो है रोक लगाती है। सो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक इंडिविजुअल को जो हम लिबर्टी दे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहां पे हमने देखना है कि वहां पे फिर जो है ज्यादा इंक्लिनेशन किसके टुवर्ड्स जाता है, ज्यादा इंक्लिनेशन सोसाइटी और दूसरा सोशल कंट्रोल के ऊपर जाता है। कि कभी मैक्सिमम जो है प्रेफरेंस इंडिविजुअल लिबर्टी को नहीं दी जाएगी, सोसाइटी एज अ होल को दी जाएगी, सोशल कंट्रोल के ऊपर फोकस किया जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो कहने का मतलब यह है कि इसीलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई जाती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है ताकि आपके दिए हुए जो जो आपको दिया हुआ जो राइट है उसका आप मिसयूज ना करें। मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ वीडियोस में मेंशन किया था, राइट्स एंड ड्यूटीज गो साइड बाय साइड। ठीक है कि वंस वंस राइट इज अनदर्स ड्यूटी एंड वंस राइट इज वंस ड्यूटी आल्सो। कि मेरा राइट में दूसरे की ड्यूटी है। अगर मुझे राइट टू लाइफ है तो ये राइट टू लाइफ जो है वो दूसरे की ड्यूटी बन जाता है कि ये राइट टू लाइफ वो मेरे से ना छीने। उसके बाद अगर मेरा राइट टू लाइफ है, उस राइट टू लाइफ के ऊपर मेरी भी ड्यूटी बन जाती है। वंस राइट इज वंस ड्यूटी आल्सो। वो ड्यूटी क्या बन जाती है कि वही सेम राइट बाकी पर्सन भी पोजेस कर रहे हैं, मुझे भी उनसे छीनना नहीं है वो राइट। So this is how this relationship, a co-relationship between duty and rights actually exist. And that led to the establishment and that paved the way for the establishment of a welfare democratic society, a socialist society. तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन राइज होता है कि इसीलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है कि मिसयूज ना हो। मैंने वही कहा कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, आपको तो एक नॉर्मल कंडीशन में ये मिल रहे हैं, आप इनको एंटाइटल करते हैं और एंजॉय कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बट इन सम सॉर्ट ऑफ कंटीजेंसीज आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे कहता है कि कुछ ऐसे राइट्स है जो एक्चुअली हमें नजर आते हैं एब्सोल्यूट है, उनके साथ कोई छेड़खानी कभी नहीं हो सकती, उनका मिसयूज कभी नहीं कर सकता, कोई भी मिसयूज नहीं हो सकता, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो वैसे ही कि वैसे रहने चाहिए, उनके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, वो एब्सोल्यूट है, वो एब्सोल्यूट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि इनका भी मिसयूज हो सकता है। हाँ, देयर आर पॉसिबिलिटीज। इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में मैंने वही कहा कि एक इंडिविजुअल की लिबर्टी, देखिए एज फार एज डेमोक्रेसी इज कंसर्न्ड, डेमोक्रेसी, व्हाट इज द बेसिक एसेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी? द बेसिक एसेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी हम जो पढ़ते हैं कि अगर एक साइड जो है, एक साइड 100 लोग है, 100 लोग है कहीं पे, ठीक है, और दूसरी साइड हम कहते हैं 50% है। आर यू गेटिंग मी? अब डेमोक्रेसी में इनको भी देखना है और इनको भी देखना है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जस्टिस के साथ जो है क्या चीज आती है, जस्टिस के साथ इक्विटी भी आती है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जस्टिस एंड इक्विटी, बट सम महापुरुष डोंट अंडरस्टैंड। उनको लगता है कि जस्टिस एंड इक्विटी वन एंड द सेम थिंग है, बट नहीं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा फर्क है। ये किसी और टाइम में हम पढ़ेंगे। तो यहां पे ये कहता है कि यहां पे हमने देखना है इक्वालिटी भी है, क्योंकि देखिए मैं अगर ज़्यादा डेप्थ में जाऊंगा फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है हमारा, तो इसलिए मेरी कोशिश आज रहेगी मैं शॉर्ट में ही ये समझाऊं आपको। तो ये कहता है कि ठीक है, हमें ये चीज़ें समझ आती है, आपको लिबर्टी भी मिलता है डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो इन मेन मेन इन प्रिंसिपल्स पे जो है डेमोक्रेसी और भी बहुत सारे हैं काम करता है। तो इनका कोई जो डिमांड है, इनकी जो एस्पिरेशंस है, ठीक है, तो वो भी फुलफिल होंगी और सेम जो है इनकी भी होंगी, सेम डू, जैसे यहां पे। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर 100 में से 99 लोग जो है उनका एक
जैसा ओपिनियन है, एक जैसी डिमांड है, एक जैसा क्लेम है, और एक पर्सन का डिफरेंट है और 99 से। सो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या इसको नेग्लेक्ट कर देगी? देखिए, हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द जस्टिस, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द लिबर्टी एंड इक्विटी, here I am talking about the principles by which a democratic society is actually established। और ये हमें पता है कि जहाँ फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली क्रिएट द फाउंडेशन, वेरी फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फोन करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे उसको। एज फार एज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज कंसर्न्ड, वहां पे इनको भी देखना है और इसको भी देखना है। आर यू गेटिंग मी? तो अब यहां पे ये समझ लो कि हम ये कहेंगे कि इंडिविजुअल लिबर्टी है, और दूसरा आ गया ये हम कहेंगे कि भाई जब हम 100 को इंक्लूड करते हैं एज अ होल, ठीक है, वो एक एस्पिरेशन, एक डिमांड बन जाती है सोसाइटी एज अ होल। बट जब हम इनको जो है सेग्रीगेट कर देते हैं और इनका एक आ जाता है ओपिनियन, इसका अलग आ जाता है, तो इसका जो अलग आता है हम कहेंगे वो एक इंडिविजुअल लिबर्टी है। अब जब वो एक इंडिविजुअल लिबर्टी है तो क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी? वहां पे हमने देखना है कि सोसाइटी एज अ होल ज्यादा सिग्निफिकेंस क्या रखता है, इसका भी ध्यान में रखना है। उसके लिए बैलेंस होता है, उसके लिए एक बैलेंस बनाती है, और बैलेंस गवर्नमेंट बनाती है कि इसको भी नेग्लेक्ट ना करें, इंडिविजुअल लिबर्टी भी बची रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंडिविजुअल लिबर्टी जो है, जो सोसाइटी का वेलफेयर हो, सोसाइटी के वेलफेयर की बात की जा रही हो, बट एट द कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं, एट द कॉस्ट ऑफ एन कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं। तो हमेशा बैलेंस देखना है, सोशल कंट्रोल में भी देखना है। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपनी आने वाली वीडियोस में हम जरूर लिखेंगे, देयर इज अ डिफरेंस एंड सिग्निफिकेंस बिटवीन अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच में अगर आप लोगों को ये डिफरेंस इसका समझ आ जाएगा ना, आपको ये चीज भी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं कि आपने देखना है कि भाई हमने एक एक पर्सन को भी देखना है डेमोक्रेसी में, वो तो एसेंस है, और जो बच गए हैं 99 उनको भी देखना है। बट अगर कभी कभी क्लैश आया, कंफ्लिक्ट आया, तो वहां पे हम सोसाइटी एज अ होल को देखते हैं। तो ठीक है, वो बात समझ आती है। बट जो आपका सोसाइटी एज अ होल, जो आपका लिबर्टी है, फ्रीडम है, वो दैट शुडंट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स इंडिविजुअल लिबर्टी, अदर्स कम्युनिटीज लिबर्टी, वो नहीं होना चाहिए, सफर ना करे। इसीलिए रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसीलिए लगाई जाती है ताकि पावर का, जो पावर कौन सी है, जो राइट का मिसयूज ना हो। और वही मैंने आपको यहाँ कहा कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, द सेम थिंग आई एम डिस्कसिंग हियर। हमारा खुद का राइट, अब वो ये भी तो देखना है कि जो मैं डिमांड कर रहा हूँ, हाउ मच दैट पर्टिकुलर राइट एंड डिमांड जो मैं कर रहा हूँ इज अ रीजनेबल वन, वो रीजनेबल है। और सोसाइटी अगर को प्रेफरेंस दी जा रही है एज अ होल, उसमें तो मैं भी आ रहा हूँ ना। वो भला सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने वही कहा, वेलफेयर तो एट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी थोड़ी वेलफेयर होता है। वेलफेयर एज अ होल हो रहा है, सबका हो रहा है, उसमें मेरा भी भला होगा, सबका भला होगा, इंडिविजुअल लिबर्टी भी सिक्योर रहेगी। बट ऐसा नहीं हो सकता कि सोसाइटी को हम लॉस में करें एज अ होल, और ये कह सकते हो कि सॉरी, इंडिविजुअल लिबर्टी को हम ज्यादा प्रेफरेंस दे एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी एज अ होल। ऐसा नहीं हो सकता कि पर्टिकुलर कम्युनिटीज को हम ज्यादा सिग्निफिकेंस देते, पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को हम ज्यादा लिबर्टी देते, और सोसाइटी एज अ होल सफर करे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये चीज आपको आई होप कि समझ आ चुकी होगी, इसीलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, बैलेंस रहे। मैंने इसके लिए एग्जांपल भी दी थी, मैंने बार बार कहा, जिस वक्त आपको ये चीज समझ आ जाएगी ना कि वंस राइट इज वंस ड्यूटी आल्सो, वंस राइट इज अनदर्स ड्यूटी, तो ये चीजें आपको जब समझ आएगी, राइट्स और ड्यूटी, तब आपको समझ आएगा व्हाट इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, खत्म करता हूँ, ज्यादा आगे डिस्कस में इसमें नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो भी इसी के ऊपर रहेगा, थोड़ा और इसको डिस्कस करूंगा मैं। ये आई होप कि आपको ये समझ आ गया है, आपने ज्यादा भी इसमें डेप्थ में नहीं जाना है, बस ये है कि एब्सोल्यूट का मीनिंग आप लोग समझना है। इसमें आपने एब्सोल्यूट का मीनिंग समझना है, ध्यान में रखना है आपने एब्सोल्यूट का मीनिंग, ये वाला जो है, इसको ध्यान में रखना है आपने कि एक्चुअली जो एब्सोल्यूट है
वो क्या है? एब्सोल्यूट वही है, इसलिए है कि यहाँ पे मिसयूज ना हो जो राइट्स दिए हैं, क्योंकि देखिए देखिए मैंने एक चीज हमेशा बताई है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, वी आर ह्यूमंस। तो यहाँ पे इसीलिए उस ऐसा ना हो, क्योस ना हो, बैलेंस बना रहे राइट्स में, इसलिए गवर्नमेंट जो है ये चीजें लगाती है, सस्पेंड किए जा सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्शंस है कुछ राइट्स में, हम देखते हैं कुछ है, कुछ राइट्स हैं एब्सोल्यूट है, और उसके बाद है अमेंडमेंट भी हो सकती है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। ओके, सो हियर आई कंक्लूड माय today's lecture. See you and bless you all.